सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मेडाइवल पीरियड इन इंडिया। अब हम लोग बात करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेडाइवल पीरियड इन इंडिया का, यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू किया था और यह क्लास जो है इस चैप्टर का अगला क्लास यानी कि दूसरा क्लास होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री कहाँ से आता है, हिस्ट्री कितने पीरियड्स में बटे हुए हैं, पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री और हिस्ट्री के संदर्भ में बहुत सारी बातें की थी, क्योंकि यहाँ पर कब कैसे कहाँ क्यों इन सारी चीजों की ही बात इस चैप्टर में करनी है। और यह जो हम लोग का दूसरा क्लास होगा इस चैप्टर के तहत, यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मेडाइवल पीरियड इन इंडिया का। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैलिएंट फीचर्स का। तो इन इंडिया द मेडाइवल पीरियड वाज क्वाइट इवेंटफुल। अगर हम लोग भारत की बात करें तो जो मेडाइवल पीरियड जो मध्यकाल है ये बहुत हद तक या बहुत व्यापक रूप से इवेंटफुल यानी कि बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर घटी इस मेडाइवल पीरियड के दौरान। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल चेंजेस टुक प्लेस इन द कंट्रीज सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल मेलियस। अगर हम इस काल की बात करें, इस मध्यकाल की बात करें तो बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस जो हैं हमारे देश इंडिया में, हमारे देश भारत में हुए, चाहे वो सोशियो कल्चरल हो, चाहे वो सामाजिक और सभ्यता से जुड़ा हुआ हो, समाज और सभ्यता से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो। और ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले कक्षा में भी की थी कि मेडाइवल पीरियड में भारत में बहुत सारे बदलाव हुए, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन द मेजर फीचर ऑफ दिस पीरियड। अब एक नजर आप लोग डाल लीजिए कि आखिर वो कौन कौन सी बड़ी घटनाएं इस काल में हुई, इस मेडाइवल पीरियड में इंडिया में हुई। पहला, अराइवल ऑफ द तुर्क फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसी मेडाइवल पीरियड में जो तुर्क थे वो भारत में इंटर किए, भारत में आए और उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत उन्होंने बनाया, उसने बनाया। यानी कि जो तुर्क था वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सा से, उत्तर पश्चिम अंग से आया भारत में और भारत में दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया, दिल्ली सल्तनत बनाया। अगर भारत ऐसे है तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। यहां पर बात हो रही है नॉर्थ वेस्ट की, यानी कि इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है, यानी कि जो तुर्क था वो इसी क्षेत्र से भारत में आया था और दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर, जो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई भारत में, वो भी इसी काल में, इसी मेडाइवल पीरियड में 8 से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में हुई। अगला, तीसरा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया दैट कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ यूरोपियन पावर। अगर हम लोग बात करें सैलिएंट, अगले सैलिएंट फीचर की, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया दैट कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ यूरोपियन पावर, ये भी इसी मेडाइवल पीरियड के दौरान हुआ। यानी कि जो यूरोपियन, जो अंग्रेज, जो यूरोप वाले अंग्रेज के अलावा, इंग्लैंड के अलावा जो पुर्तगाल वाले, जो अलग अलग देश वाले, जो यूरोप महादेश वाले, जिनका ध्यान भारत पर पड़ा, वो भी इसी काल में पड़ा, क्योंकि उनको दिख गया कि भारत तो सोने की चिड़िया है, भारत तो आर्थिक शक्ति है। तो भारत की आर्थिक शक्ति पर कुदृष्टि, बुरी दृष्टि भी यूरोपियन का, यूरोपीय शक्ति का, यूरोपियन पावर का इसी काल के दौरान पड़ा, इसी मेडाइवल पीरियड के दौरान पड़ा। मेडाइवल पीरियड यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। चौथा, इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल प्रोविंशियल किंगडम इन द ईस्टर्न एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया। इसी काल में इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल प्रोविंशियल किंगडम, बहुत सारे जो अलग अलग जो राजा महाराजा वाले रजवाड़े हुआ करते थे, जो साम्राज्य हुआ करता था, वो भी आजाद, वो भी स्वतंत्र होता चला गया। इन द ईस्टर्न एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया, भारत के पेनिनसुलर क्षेत्र में या फिर भारत के ईस्टर्न क्षेत्र में यानी कि पूर्वी क्षेत्र में। पांचवा, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म की जो स्थापना या फिर जो विकास हुआ वो भी इसी काल में हुआ। छठा, इमर्जेंस ऑफ सेवरल राजपूत किंगडम इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। अगर भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो इसी काल में, इसी मेडाइवल पीरियड में बहुत सारे राजपूत साम्राज्य
का उत्पत्ति जो है वो हुआ। यानी कि इमर्जेंस ऑफ राजपूत किंगडम, सेवरल राजपूत किंगडम जो है इसी काल में हुआ इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तरी और पश्चिमी कौन सा? तो उत्तर ये है, उत्तरी और पश्चिमी यानी कि उत्तर ये है और पश्चिम ये है, यही वाला क्षेत्र जिधर से तुर्क आए थे, इसी क्षेत्र में राजपूत किंगडम, जो अभी का राजस्थान है, अभी का गुजरात है, अभी के जो अलग अलग राजस्थान हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, दिल्ली के जो क्षेत्र हैं, इन्हीं सारे तरफ राजपूत किंगडम का इमर्जेंस हुआ, उत्पत्ति हुआ। सातवां, राइज ऑफ द मराठाज एंड सिख। मराठाज और सिख की भी उत्पत्ति जो है, मराठा साम्राज्य और सिख साम्राज्य की, मराठाओं की और सिखों की जो उत्पत्ति है, उनके शक्ति की जो उत्पत्ति है, वो भी इसी काल के दौरान मेडाइवल इंडिया के पीरियड के दौरान ही हुआ। आठवां, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन द पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। ये जो तीन पार्टी, तीन लोगों के बीच में, तीन साम्राज्यों या फिर तीन क्षेत्रों के बीच में या तीन किंगडम के बीच में जो स्ट्रगल हुआ, वो भी इसी, जो लड़ाई हुई, जो युद्ध हुआ, जो एक दूसरे को कंपटीशन या फिर ये सारी चीजें हुई, ये सारी चीजें भी इसी मेडाइवल पीरियड में हुआ, जिसमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल यानी कि तीन पार्टियों के बीच में, तीन लोगों के बीच में, तीन साम्राज्यों के बीच में जो स्ट्रगल हुआ, जो आपसी द्वंद्व हुआ, आपसी लड़ाई हुई, वो भी इसी मेडाइवल पीरियड के दौरान हुआ, 8वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान हुआ। जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, वो तीन पार्टी कौन कौन से थे? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज, पालाज और प्रतिहाराज के बीच में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, वो भी इसी दौरान हुआ, इसी 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी यानी कि मेडाइवल पीरियड के दौरान हुआ। अगला 9वां, स्प्रेड ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। जो भक्ति और सूफी आंदोलन का जो विस्तार हुआ, वो भी इसी काल के दौरान हुआ, यानी कि इसी मेडाइवल काल के दौरान हुआ, मेडाइवल पीरियड के दौरान हुआ। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 7 से आते हैं पृष्ठ संख्या 8 पर। अब सैलिएंट फीचर तो हो गया कंप्लीट मेडाइवल पीरियड का। अब हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का, इतिहास के स्रोत की बात करेंगे कि आखिर इतिहास का स्रोत है क्या और इतिहास बनता कैसे है, बनाया कैसे जाता है। तो हिस्ट्री कैन नॉट बी रिटेन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज पीपुल हैव इन देयर माइंड और इमेजिनेशन। इतिहास जो है, अगर मैं इतिहासकार हूं, अगर मुझे इतिहास लिखना है, तो मेरे मन में क्या चल रहा है और मैं क्या सोच रहा हूं, उसके आधार पर इतिहास नहीं लिखा जाता है। इतिहास जो है वो तथ्य के आधार पर और सुराग के आधार पर, यानी कि एविडेंस और फैक्ट के आधार पर और क्लूज के आधार पर लिखा जाता है। हम क्या सोच रहे हैं, मेरे मन में क्या आया, मैंने क्या सपना देखा कि ये चीजें हुई होंगी, इन सारे चीजों पर इतिहास नहीं लिखा जाता है। इट नीड्स वेरियस सोर्सेज, ईच कंट्रीब्यूटिंग इन इट्स ओन मैनर। इसके लिए, इतिहास लिखने के लिए बहुत सारे स्रोत की जरूरत होती है, बहुत सारे सोर्सेज की जरूरत होती है, जो अपना अपना अहम रोल निभाते हैं, अपना अपना योगदान देते हैं। सोर्सेज मटेरियल प्रोवाइड अस विथ रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। ये जो सोर्सेज मटेरियल होते हैं, ये जो स्रोत वाले जो अलग अलग चीजें होती हैं, ये हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी कि भरोसेमंद जानकारी, सूचना देती है बीते हुए काल के अलग अलग चीजों के बारे में जो हम जानना चाहते हैं। मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज मटेरियल। अगर हम लोग बात करें बड़े स्तर पर, तो दो तरह के हिस्टोरिकल सोर्स मटेरियल होते हैं, यानी कि हिस्ट्री को लिखने के लिए दो मुख्य स्रोत जो होते हैं, दो मुख्य स्रोत जहां से इतिहास की जानकारी मिलती है और इतिहास लिखा जाता है, वो एक है लिटरेरी सोर्स और एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यही दो मेन सोर्स होते हैं इतिहास को लिखने के लिए, इतिहास को गढ़ने के लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके इन दोनों सोर्स की। पहले बात की जाएगी लिटरेरी सोर्स की, फिर बात की जाएगी आर्कियोलॉजिकल सोर्स की। तो क्या लिखा हुआ है लिटरेरी सोर्स में? ह्यूमंस लर्न टू राइट ओनली अबाउट 5000 ईयर्स अगो। अगर हम लोग इंसान की बात करें, तो इंसान ने लिखना जो सीखा, वो बस अगर हम इतिहास में जाएं तो 5000 साल पहले ही इंसान ने लिखना सीखा था। उससे पहले ये सारी चीजें नहीं थी इंसान के पास, ये शक्ति नहीं थी, ये कौशल, ये हुनर नहीं था, ये स्किल नहीं था। यानी कि लगभग 5000 साल पहले इंसानों ने लिखना सीखा।
human learned to write only about 5000 years ago. They invented alphabets and put them together to form words and sentences. इंसानों ने अल्फाबेट यानी कि अलग अलग जो लेटर्स हैं उसको खोजा, उसको बनाया, उसकी उत्पत्ति की और उसी को आपस में जोड़कर शब्द और वाक्य बनाते चले गए। यानी कि पहले इन्होंने लेटर्स बनाए यानी कि अल्फाबेट बनाए और अल्फाबेट के आधार पर इन्होंने जोड़ना शुरू किया तो वो वर्ड बना और वर्ड को जोड़ना शुरू किया तो इन्होंने वाक्य बनाया। यानी कि वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं और वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। तो अल्फाबेट का आविष्कार हुआ, अल्फाबेट को इन्होंने बनाया, खोजा, अल्फाबेट को जब आपस में जोड़ा एक मीनिंग देने के लिए तो उसे इन्होंने शब्द कहा, अंग्रेजी में वर्ड, और वर्ड को आपस में जोड़ा ताकि और बड़ा मीनिंग, व्यापक तौर पे मीनिंग आए तो उसको सेंटेंस कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। अंग्रेजी के अल्फाबेट ABCD होते हैं तो हिंदी में अगर इसकी बात करें तो क ख ग घ ये सारे जो हैं ये अलग अलग जो है ये अल्फाबेट्स हैं। In the beginning, they wrote on stone wall, palm leaves and the bark of certain tree. अब ये सारी चीजें तो हो गई, अल्फाबेट का भी आविष्कार हो गया, लेकिन पेपर तो था नहीं, पत्र तो था नहीं, तो लिखे किस पर? तो लिखना तो है ही। अगर लिख रहे हैं तो कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर कोई भी आविष्कार करना है, कोई भी चीज करना है, अगर आवश्यकता है तो वो चीजें होंगी। यानी कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो लिखना सीखा था, अब इसको जो चीज अवेलेबल था उसी पर लिखना शुरू किया। जैसे पत्थर की दीवार हो या फिर पत्ते हो या फिर पेड़ के और भी अलग अलग छाले हो, वहां पर इन लोगों ने लिखना शुरू किया। लेटर व्हेन पेपर वाज इन्वेंटेड, बाद में जब पेपर का आविष्कार हो गया, दे बिगेन टू यूज पेपर फॉर राइटिंग, तब उन्होंने पेपर का प्रयोग किया, पत्र का प्रयोग किया लेखन के लिए। These are called manuscript and they are found in many different languages and in different script। और इन सारे चीजों को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है और इन सारे मैन्युस्क्रिप्ट को अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग स्क्रिप्ट में, अलग अलग लेख में लिखा गया। यानी कि लिटरेरी सोर्स का मतलब हो गया वो सारे स्रोत इतिहास के जो कि लेखन में मिलते हैं, यानी कि लिखित मिलते हैं, उसको हम लोग लिटरेरी सोर्स कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। यानी कि अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात होगी कि यह क्या होता है। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इन लाइट ऑफ मटेरियल रिमेन्स लेफ्ट बिहाइंड बाय आवर एंसेस्टर। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है, आर्कियोलॉजी को हिंदी में पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व का मतलब होता है इतिहास को पढ़ना। किस आधार पर? तो जो हमारे एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज जो हैं, वो वस्तु जो छोड़ गए हैं, जो अपना रिमेन्स छोड़ गए हैं, जो अपना अवशेष छोड़ गए हैं, उसको पढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी लेना पुरातत्व कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहते हैं। यानी कि लिटरेरी सोर्स में तो हमें अपने एंसेस्टर्स द्वारा और भी अलग अलग माध्यम से और भी अलग अलग के द्वारा हमें लिखित में वो जानकारी मिली, वो सुराग मिले, वो एविडेंस मिला, वो फैक्ट मिला, वो तथ्य मिला। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्स में यहाँ पर लिखित में नहीं मिलता है। यहाँ पर जो चीजें अवशेष के तौर पर उनका बचा हुआ है उसको पढ़कर जानकारी लिया जाता है, उसको पढ़कर जानकारी प्राप्त किया जाता है। Sources of archaeology include remains of building, pottery, weapons, ornament, sculpture, inscription and coins। अब ये जो आर्कियोलॉजी है इसके कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? जो हमारे पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए हैं अवशेष के तौर पे या फिर जैसे हैं वैसे छोड़े गए हैं, तो उसमें भवन को पढ़ा जा सकता है, बिल्डिंग को पढ़ा जा सकता है, पॉटरी है, विपन्स है, यानी कि अलग अलग औजार हथियार हैं, घड़ा है, मिट्टी का बना हुआ अलग अलग चीज है, ऑर्नामेंट है, जेवर है, और भी अलग अलग कंकाल की बात करें या फिर इंसानों के मस्तिष्क की बात करें, उनके खाल की बात करें, उनके अलग अलग अवशेष की बात करें, या फिर पत्थर पर लिखे गए जो चीज थे, जो लिटरेरी सोर्स थे उनकी बात करें, या फिर अलग अलग सिक्कों की बात करें, इन सारे चीजों के आधार पर यहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो जानकारी प्राप्त करता है और अपने इतिहासकार को जानकारी देता है। These are generally obtained during
एक्सवेकेशन ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल साइट्स। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो आर्कियोलॉजिकल जानकारी मिलता है, ये जो पुरातत्व वाले जो जानकारी मिलते हैं, ये बेसिकली कब मिलते हैं? जब ये पुरातत्व विभाग जो है वो किसी भी हिस्टोरिकल साइट को खंगालता है या फिर उसको तोड़ता है या फिर उसको खंगालने की कोशिश करता है वहां पर कि आखिर यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, जिससे वो जानकारी प्राप्त करता है। यानी कि किसी भी बिल्डिंग, किसी भी हिस्टोरिकल साइट को जब तोड़ा जाता है या फिर वहां पर खोदा जाता है या फिर अलग अलग चीजें की जाती है ताकि वहां से जानकारी प्राप्त की जा सके उस हिस्टोरिकल साइट से, उस ऐतिहासिक स्थल से, तो ये सारे जो हैं वो आधार बन जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियन फॉर हिस्ट्री के। एक्सपर्ट हु स्टडी दीज रिमेन्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और वो जो एक्सपर्ट यानी कि वो विद्वान जो इन सारी चीजों की पढ़ाई करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद कहते हैं। मेजर आर्कियोलॉजिकल रिमेन दैट हाईलाइट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड आर वेरी ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हियर। और जो मुख्य जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है यानी कि मुख्य जो वो चीजें हैं जिससे आर्कियोलॉजिकल तौर पे यानी कि पुरातत्व के तौर पर पुरातत्वविद जो है वो जानकारी प्राप्त करते हैं, वो जो कुछ मुख्य साइट है, प्रमुख साइट है, प्रमुख स्थल है, अब उसकी बात हम लोग एक एक करके करेंगे। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स में अब उन सारे जगहों की बात की जाएगी, उन कुछ जगहों की बात की जाएगी जो मुख्य जगह है आर्कियोलॉजी के लिए, हिस्टोरियन के लिए। तो यहां पर लिखा हुआ है फोर्ट्स, टेम्पल, मॉस्क, पैलेसेज एंड अदर। फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क, पैलेसेज एंड अदर सच स्ट्रक्चर टेल अस अबाउट आर्किटेक्चरल स्टाइल, आर्टिस्टिक स्टाइल एंड मटेरियल नॉर्मली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग दोज डे। चाहे वो किला की बात करें, चाहे वो हम लोग मंदिर मस्जिद की बात करें, चाहे वो हम लोग और भी अलग अलग जो भवन है, अलग अलग जो बिल्डिंग है, अलग अलग जो इमारत है, इन सारी चीजों की बात करें तो इससे जानकारी ली जाती है और ली जा सकती है कि आखिर उस समय कैसे लोग रहते होंगे, कैसी वास्तुकला थी, कैसे इंजीनियर, कैसे अभियंता हुआ करते होंगे, कैसे वास्तुकार यानी कि जो ये सारे लोग हैं जो भवन का निर्माण करते हैं, ये सारे जो हैं ये कैसे हुआ करते होंगे। इन सारे चीजों की जानकारी, इन सारे चीजों को पढ़कर लिया जा सकता है, लिया जाता है, और इन सारे चीजों को पढ़ने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इस प्रोसेस को और इस क्षेत्र को और इस स्टडी के एरिया को हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं। A lot of useful information has come down to us from various sources। बहुत सारे जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन यानी कि उपयोगी सूचना, उपयोगी जानकारी जो है हमें अलग अलग फोर्ट से, अलग अलग किलों से मिलते हैं और मिलते रहेंगे। जैसे कुछ किले, द रेड फोर्ट, लाल किला की बात करें, तुगलकाबाद फोर्ट, ये सब जो दिल्ली में है यहाँ से जानकारी मिलती है। टेम्पल्स की बात करें, अगर मंदिरों की बात करें पहले की, तो सच है बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर के बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें। और पैलेसेज की बात करें, अगर हम लोग महलों की बात करें तो जयपुर और जोधपुर के अलग अलग जो महल हैं वहां से जानकारी ली जाती है, ली जा सकती है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। और यहां पर जो जानकारी लेते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स, अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण लिटरेरी सोर्स के बारे में दिया गया हुआ है। पहला, फोकलोर्स, ड्रामाज एंड स्टोरीज। ये जो अलग अलग जो ड्रामा है, जो कहानी है, जो अलग अलग नृत्य हैं, इसके आधार पर जानकारी मिलती है, साहित्यिक जानकारी मिलती है। जैसे सोमवेदाज कथा सरित सागर एंड द बृहत कथा कोश, ये सब जो है ये ड्रामा, स्टोरी और फोक है, जिसके आधार पर नृत्य है, जिसके आधार पर ये जानकारी मिलती है। लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री के लिए सोमवेद का, या फिर अलग अलग जो है वो जो कथन है, अलग अलग जो नृत्य है, अलग अलग जो चीजें हैं, यहां से लिटरेरी इंफॉर्मेशन मिलता है। ये लिटरेरी सोर्स बनते हैं इतिहास के लिए। कथा सरित सागर की बात कर लें या फिर
बृहत कथा कोश की बात कर लें, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स हो जाते हैं। अगर हम लोग ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें तो वहां से भी हमें इतिहास के पन्नों की जानकारी यानी कि इतिहास की जानकारी मिलती है। ऑटोबायोग्राफी को कहते हैं स्वजीवनी, बायोग्राफी को कहते हैं जीवनी। जब एक व्यक्ति अपने बारे में खुद अपना जीवनी लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जब एक व्यक्ति का जीवनी किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है या फिर बहुत सारे अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखा जाता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी। बाबर्स तुजुक ए बाबरी एंड जहांगीर्स तुजुक आई जहांगीरी, ये सब जो है ऑटोबायोग्राफी हैं। इससे हम लोगों को उस समय की जानकारी मिलती है बाबर और जहांगीर के द्वारा लिखे गए अलग अलग जो ऑटोबायोग्राफी है उसके द्वारा। अगर हम लोग बायोग्राफी की बात करें, जीवनी की बात करें, तो यहां पर भी बहुत सारे अलग अलग जीवनी हैं। जैसे गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा हो गया, अबुल फजल का ऐन अकबरी हो गया या फिर अकबर नामा हो गया, बारानीज का तारीखी फिरोज कसी हो गया, फिरोज शाही हो गया। ये सारे जो हैं ये सब बायोग्राफी हैं जिसके आधार पर हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, फॉरेन ट्रैवलर जो विदेशी यात्री जो भारत आए उन्होंने जो लिखा उसके खाते से हम लोगों को जानकारी मिलती है। जैसे इब्न बतूता आया, अब्दुल रज्जाक, रल्फ फिच या फिर बेर्नियर या फिर मार्को पोलो इत्यादि जो भी भारत है, भारत के बारे में इन लोगों ने जो जो लिखा उसके आधार पर हमें लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है, लिटरेरी साहित्यिक जानकारी मिलती है। अगला जो है वो लिखा हुआ है फरमान एंड रॉयल ऑर्डर। ये जो फरमान होते थे यानी कि रॉयल ऑर्डर्स होते थे, यानी कि जो राजाओं के द्वारा सुनाए गए जो आदेश होते थे उसके आधार पर हम लोगों को जानकारी मिलती है। जो अलग अलग डिफरेंट रूलर्स के द्वारा जो आदेश दिए जाते थे वो सब भी एज ए लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होता है। सारे नहीं लेकिन अधिकांश, बहुत सारे। पेंटिंग्स, हम लोग चित्रण के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से अलग अलग ये जो पेंटिंग की जो आर्ट है इसके आधार पर भी जानकारी लेते हैं, इतिहासकार जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे तूतीनामा और टेल्स फ्रॉम द पैरट, मिनिएचर्स एंड इलस्ट्रेटेड बुक्स। तूतीनामा की बात करें, पेंटिंग जो टेल फ्रॉम द पैरट के नाम से जाना जाता है, या फिर अलग अलग हम लोग किताबों की बात करें, अलग अलग बुक पुस्तक की बात करें, वहां से भी हम लोग को, वहां के पेंटिंग से भी हम लोग को जानकारी मिलती है। तो ये तो हो गया था सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम लोगों ने फोर्ट टेम्पल को देख लिया था। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 9 पर आते हैं और अब बात करते हैं अगले आर्कियोलॉजिकल सोर्स की। दूसरा, न्यूमरस पीसेज ऑफ राइटिंग inscribed on stone surface, copper plates and wall of temple tell us about the extent of medieval kingdom and achievement of different ruler। इसके अलावा बहुत सारे जो राइटिंग, बहुत सारे जो लिखे हुए चीज हैं जो पत्थरों पर लिखे गए हुए हैं या फिर अलग अलग प्लेट्स पर, अलग अलग दीवारों पर, मंदिरों के अलग अलग दीवारों पर लिखे गए हुए हैं मेडाइवल पीरियड के दौरान, उससे हमें बहुत सारी जानकारी उस समय की मिलती है। For example, the Gwalior inscription of Bhoj I gives a detailed account of his predecessor and their achievement। भोज 1 यानी कि भोज प्रथम व्यक्ति। यहां पर अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो ग्वालियर के अगर राजा महाराजाओं की बात करें, ग्वालियर किले और ग्वालियर से जुड़े हुए तथ्य की बात करें, ग्वालियर अभी भारत के राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो अगर हम लोग ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के राजा भोज प्रथम की बात करें तो उनके अकाउंट से, उनके लेखन से हम लोगों को उनके अचीवमेंट यानी कि उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की और उनके सक्सेसर और प्रीडिसेसर यानी कि उनके जो सक्सेसर हैं वो तो बाद में आए, उनकी जानकारी नहीं, लेकिन उनके प्रीडिसेसर यानी कि उनके पहले वाले जो थे जिसके बारे में भोज प्रथम ने लिखा था, वो सारी जानकारी जो है यहां से मिलती है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो हम लोग इंस्क्रिप्शन का जो स्टडी करते हैं, जो ये सारे लेखों की जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, इस पढ़ाई के क्षेत्र को, इस स्टडी को, इस एरिया ऑफ स्टडी को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। इंस्क्रिप्शन आर वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ
फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ये जो लेख होते हैं, जो लेखन होते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत हो जाते हैं इतिहास को लिखने या इतिहास को पुनर्गठित करने के लिए। और ये है एक इंस्क्रिप्शन जो यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। तीसरा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लाइक क्वाइन टेल अस द नेम ऑफ द रूलर एंड द पीरियड ऑफ देयर रेन। अगर हम लोग क्वाइन सिक्के की बात करें और इसको अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्स के तौर पर देखें तो ये उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में और उस समय के राजाओं महाराजाओं के नाम और अलग अलग चीजों को बताता है और साथ ही साथ उनकी अर्थव्यवस्था को भी बताता है। दे ऑल्सो गिव अस सम आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दोज पीरियड, यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में भी कुछ कुछ जानकारी देता है। द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। जो सिक्कों की जो पढ़ाई करते हैं इसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेट्स थिंक वाले सेगमेंट की। यहां पर क्या है, तो यहां पर दिया गया हुआ, डू यू थिंक वी कैन रिलाई कंप्लीटली ऑन द अकाउंट लेफ्ट बाय फॉरेनर, व्हाई? क्या आपको लगता है कि जो विदेशी जो कह के चले गए, लिख कर चले गए, उसको हम लोग पूर्ण सत्य मान लें? क्या जो इतिहास, जो विदेशी जो यात्री थे जिन्होंने भारत को देखा और अपना व्यू, अपने जो विचार हैं या फिर उन्होंने जो देखा वो सारा चीज लिखा और उसको हम लोग पढ़ लें और उसको मान लें कि नहीं ये जो उन्होंने लिखा है ये सही लिखा होगा, तो इसी आधार पर हम लोग इतिहास लिखते हैं। तो क्या ये चीजें माननी सही है कि उन्होंने जो चीज कहा, जो चीज लिखा वो पूर्ण सत्य है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? ये आप लोगों को सोचना है, आपस में विचारना है। हो सके तो आप लोग आपस में चर्चा भी करें कि क्या हमें उनसे संपूर्ण सत्य मान लेना है। अब हम लोग बात करेंगे आगे, यूज ऑफ सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री को लिखने के लिए वो कौन कौन से स्रोत होते हैं, कौन कौन से स्रोत का प्रयोग किया जाता है, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। लेकिन इसकी बात हम लोग इस कक्षा में न करते हुए अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा को हम लोग देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब हम लोग यूज ऑफ सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्री की बात करेंगे और भी वो सारी बातें करेंगे जो इस अध्याय में आप लोगों को पढ़ना है। यह हम लोगों का इस अध्याय का कक्षा 2 था। अगली जो कक्षा होगी वो कक्षा 3 होगी और वही हमारी अंतिम कक्षा होगी। वहीं पर हम लोग इस अध्याय को समाप्त करेंगे, यानी कि अब हम लोग जिस अगले कक्षा में मिलेंगे वह इस अध्याय का अंतिम कक्षा, तीसरा कक्षा होगा, जहां पर हम लोग इस अध्याय को जो बचे हुए पार्ट हैं, जो बचे हुए हिस्से हैं, बचे हुए अंग खंड जो हैं, इन सारी चीजों की बात करते हुए इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।